गला कटी हुई लड़की की लाश मिली है। पुलिस ने इस लाश को अपनी तहवील में ले लिया है। जब घर का जायजा लिया गया तो घर के ही एक स्टोर रूम में और वहां पर एक गैलरी भी बनी हुई थी, वहां की गैलरी से पुलिस को कातिल भी मिल गया है और उसके हाथ में आला कत्ल था वो भी मिल गया है। कातिल तो कत्ल करने के बाद हमेशा भाग जाते हैं, हर केस में हमने ऐसा देखा, तो ये कातिल वहीं पे छुप के क्यों बैठा था? इस पर मैं आज के व्लॉग में डिटेल के साथ बात करूंगी कि क्या सीन था, क्यों बैठा था, कौन कौन इस कत्ल में मुलव्विस है, ये भागा क्यों नहीं, रिश्ते में क्या लगता है, वजह अनाथ क्या बनी, ये तमाम तफसीलात मैं आज के व्लॉग में आपको बताने जा रही हूँ। इंकशाफात बड़े होशरबा किस्म के किए हैं इस कातिल ने। तो डिटेल्स की तरफ आते हैं। कराची का ये मैंने आपको बताया वक़्त हुआ है शाह लतीफ टाउन सेक्टर A16, जहां पर ये वाकया पेश आया है। एरिया का नाम, शौहर का नाम है इसमें अली हसन और अली हसन की बीवी का नाम है परवीन, और परवीन और अली हसन को अल्लाह ताला ने 3 बच्चे अता फरमाए हैं। 2 मंजिला डबल स्टोरी ये घर है जहां पर ये रहते हैं। एक फ्लोर पे ऊपर मालिक मकान रहता है और नीचे ये लोग रहते हैं। अली की वेल्डिंग की दुकान है, अब बीबीज की घर संभालती है और अली कमाता है दुकान से। आज से 6 दिन पहले, डेट जरा नोट कर लें, 10 नवंबर 10 नवंबर को बच्चे अपनी माँ से और अपने बाप से ये जिद करते हैं कि हमने नानों के घर जाना है। बाप कहता है कि मैं दुकानदारी चलाऊं कि नानों के घर छोड़ के आऊं, मैं नहीं जा सकता। जिस पर ये कहता है कि अपनी माँ से बात करो, मुझे तंग नहीं करो। बच्चे माँ को तंग करने लग जाते हैं कि हमने तो जाना है नानों घर, क्यों नहीं जाना, हमें छोड़ के आए। और अली हसन ये कहता है कि अगर मैं इनको छोड़ने चला जाऊं, वहां रहा तो मेरी दुकान डिस्टर्ब हो जाएगी, लिहाजा मैं नहीं जा सकता। भाई एट द एंड क्या होता है, दोनों मियां बीवी ये तय करते हैं कि चलो हम चलते हैं, इन बच्चों को वहां छोड़ के वापस आ जाएंगे। आपस में डिसाइड कर लिया जाता है। तीनों बच्चे मियां बीवी निकलते हैं, लाड़काना नानों के घर तीनों बच्चों को छोड़ते हैं और वापस आ जाते हैं। 2 दिन के बाद 13 नवंबर को मालिक मकान, मैंने आपको बताया ऊपर वाले फ्लोर पे रहता है, ऊपर से नीचे उतर रहा था सीढ़ियों के जरिए से कि रास्ते में एक रोशनदान है, जैसे नॉर्मली घरों में होता है वेंटिलेशन के लिए। रोशनदान से झांका जाए तो घर का ऑलमोस्ट व्यू आ जाता है। मालिक मकान की नजर पड़ती है उस रोशनदान पर तो देखता है कि नीचे चारपाई के ऊपर परवीन की लाश पड़ी हुई है, खून में लथपथ। परेशान हो जाता है, फिर से आगे होकर देखता है कि कहीं मेरा वहम या कोई बहकावा तो नहीं है, वाकई परवीन पड़ी हुई है। फौरन नीचे तेजी के साथ भागता है, भाग के नीचे आके दरवाजा खटखटाता है। दरवाजा किसने खोलना था, अंदर तो परवीन मरी भी पड़ी थी, किसी ने नहीं खोला। फौरन से 15 पर कॉल करता है, समझदार आदमी है, और कॉल करके ये कहता है पुलिस को कि यहाँ पर हमारी किराएदार है, इसकी लाश पड़ी हुई है चारपाई के ऊपर, खून में लथपथ, आप जल्दी से आ जाए। शाह लतीफ पुलिस स्टेशन की नफरी फौरन से घर पर पहुंचती है और अंदर आके देखती है। अब अंदर तो नहीं आ सकते क्योंकि दरवाजा बंद है, पहले रोशनदान से देखते हैं, फिर दरवाजे को तोड़ते हैं। दरवाजा तोड़ने के बाद ये अंदर आ जाते हैं। अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वाकई परवीन की लाश पड़ी हुई है। हैरान और परेशान हो जाता है मालिक मकान की, ये क्या जुल्म हो गया। पुलिस भी कह रही है कि ये चक्कर क्या है भाई, कैसे कत्ल हो गया इनका। मालिक मकान से, क्योंकि मालिक मकान मौके पे मौजूद है, 15 की कॉल भी उसकी, अभी और कोई कैरेक्टर तो आया नहीं इस केस में। पुलिस मालिक मकान से पूछती है कैसे लोग हैं, मालिक मकान कहते हैं नॉर्मल लोग हैं, मेरे पास रहते रहे। पुलिस पूछती है कि इसका शौहर कहाँ है, इसके बच्चे कहाँ हैं, ससुराल कहाँ है। मालिक मकान बताता है कि बच्चे ये लोग अपने लाड़काना छोड़ के आए हैं अपनी नानों के घर, बच्चे जिद कर रहे थे और शौहर इसका जो है वो कहाँ पे गया होगा, मैं उसको फोन करता हूँ। पुलिस कहती है नंबर मिलाओ, शौहर को फोन किया जाता है, शौहर का नंबर बंद जा रहा है, नंबर ओपन नहीं है। अगेन एंड अगेन कॉल डायल की जाती है लेकिन नंबर नहीं मिलता। पुलिस का जो शक है वो मजबूत होने लगता है। पुलिस आपको पता है फिर जरा हम आम तमाम लोगों से जरा थोड़ी तेज होती है, सारा दिन क्राइम को डील कर करके आइडिया हो जाता है। फिर पुलिस को ये शक सा पड़ता है कि शायद ये कत्ल ही शौहर ने किया है, इसलिए इसका नंबर बंद जा रहा है जानबूझ के। और अगर शौहर ने नहीं किया तो फिर तीसरा बंदा कौन हो सकता है जो इसको कत्ल करे, बच्चे तो यहाँ है नहीं। अब ये जहन में सवालात जन्म ले रहे हैं। इसी दौरान पूरे घर की तलाशी लेती है पुलिस। तलाशी के दौरान वो पहुंचती है उसी स्टोर रूम में जहां पर गैलरी भी बनी हुई है और गैलरी में से आवाजें भी आ रही हैं। जैसे ही वहां से आवाजें आ रही हैं पुलिस को और शक हो जाता है। पुलिस फौरन उस गैलरी की तरफ जाती है और जाकर देखती है अंदर एक आदमी बैठा हुआ है जिसके हाथ में खून में लथपथ छुरा मौजूद है। पुलिस को काफी हद तक केस समझ आ जाता है, फौरन जाके बाजू उसका दबोच लेती है। पुलिस फौरन उसका बाजू पकड़ लेती है और जो चाकू है वो साइड पे कर देती है कि किसी को मार ना दे। उसको बाहर ले आते हैं और बाहर लाके कहते हैं जी बाहर आ जाओ। अभी बाहर वो आ ही रहा है तो आगे मालिक मकान खड़ा है। मालिक मकान देख के कहता है यही तो इसका शौहर है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसका फोन नंबर बन जा रहा है। पुलिस को मजीद शक हो जाता है। शक क्या हो रहा है, अब तो ऑलमोस्ट कहानी क्लियर हो चुकी है। इसका नाम मैंने आपको बताया अली हसन है। सबसे पहले पुलिस क्या करती है, पोस्टमार्टम के लिए इस डेड बॉडी को रवाना कर देती है हॉस्पिटल और फिर इसके शौहर को जो कि मुलजिम है गिरफ्तार करके थाने ले आती है। थाने लाके सवाल जवाब का सिलसिला हो गया शुरू। स्टेटमेंट लेती है। शौहर अब ये इल्जाम लगा रहा है, इस खबर में कितनी सदाकत है कितनी नहीं है ये तो पुलिस तफ्तीश के बाद क्लियर करेगी, लेकिन जहां तक डिटेल्स आई है वो ये है। ये बताता है शौहर इसका अली हसन के एक नुमान नामी आदमी है जिसके साथ मेरी बीवी गपशप बड़ी करती थी। मेरी बीवी का उसके साथ चक्कर चल रहा है। मैंने बहुत मर्तबा अपनी बीवी को मना किया है कि तुम बाज आ जाओ, ये हरकतें मत करो, मेरी बदनामी हो रही है। ये औरत बाज नहीं आई, मैंने बहुत मनाया। अब इस बात का सिर्फ मुझे पता है, मेरी बरादरी को दुकान पे मार्केट में नहीं पता। अगर उनको पता चल जाएगा वो मुझे कहेंगे तुम तो दलाल हो,
میرے اندر یہ خوف تھا کہ میں معاشرے میں بدنام ہو جاؤں گا کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ لگی ہوئی ہے. میں نے انا کا مسئلہ بنا لیا, بہت سمجھایا, بہت منع کیا, بہت ڈانٹا, یہ عورت باز نہیں آئی. پھر میں نے پلان بنایا کہ چلو میں نا اپنی بیوی کو ڈراتا ہوں, جب میں اس کو ڈراؤں گا نا تو یہ باز آ جائے گی. میں نے پلان کے مطابق بچوں کو نانوں کا کہا, بچے میرے بڑے خوش ہوتے ہیں نانوں کے گھر جا کے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہمیں نانوں کے گھر چھوڑ کے آؤ. بچوں کی ضد کی, میں بچے نانوں کے گھر چھوڑ کے آیا. واپس آیا تو میں نے اپنی بیوی کو ڈرایا, دھمکایا. وہ میرے سے ڈرنے کی بجائے میرے سے سیدھی ہو گئی. اس قدر فضول میرے ساتھ گفتگو کی اس نے کہ میری غیرت نے گوارا نہ کیا. میں نے غیرت کے نام پہ آ کے اس کو قتل کر دیا غصے میں. اب یہ قتل ہو گیا غیرت کے نام پر. وقوع یہاں تک ہے, ڈیٹیل کی طرف آ جائیں. یہ میری ذاتی رائے ہے. دیکھیں, آنر کے نام پر بے شمار لڑکیوں کو قتل کیا جاتا ہے, بیویوں کو قتل کیا جاتا ہے, بیٹیوں کو قتل کیا جاتا ہے, بہنوں کو قتل کیا جاتا ہے. اور اکثر اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعد میں جب وقوع کو چیک کیا جاتا ہے, پولیس تفتیش کرتی ہے کچھ مہینے کچھ ٹائم کے بعد, تو پتہ لگتا ہے آنر کلنگ نہیں تھی, قصہ کچھ اور تھا. یہاں تک تو یہ بات غلط ہے. دیکھیں, غیرت کے نام پر قتل کرنا کوئی جائز نہیں ہے, اس سے آپ کا مرڈر ویلڈ نہیں ہو جاتا, یہ کوئی ریزن نہیں ہے. لیکن آنر کلنگ پہ بے شمار قتل ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ابھی تک اس نے یہ کہا کہ نعمان کے ساتھ یہ معاملات میں تھی, کوئی ناجائز تعلقات مراسم تھے اس کے. آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ حقیقت ہے, یہ جسٹ ایک الزام ہے. اگر یہ بہت مشکل ہے جو میں بات کر رہی ہوں, مرد کے لیے بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کا سینہ, مرد کا دماغ, مرد کی حرکتیں عورت سے ڈفرینٹ بنائی ہیں نا. ذرا غصے میں تیز ہوتا ہے, ایک قدم آگے ہوتا ہے. اللہ نے حقوق دیے, اس کو ایکسیپٹ کرنے چاہیے. مرد یہ بات کبھی برداشت نہیں کر سکتا, غیرت مند مرد, کہ میری عورت کسی اور کے ساتھ گپ شپ کرے. اس کو غصہ آئے گا, وہ منع بھی کرے گا. وہ سب کچھ ہو گیا, وقوع میں نے آپ کو سنایا. اب اگر فرض کے طور پہ چند منٹس کے لیے یہ مان لیا جائے کہ ہاں یہ عورت انوالو تھی نعمان کے ساتھ, تو پھر اس کا دین نے راستہ طلاق کا دیا ہے, جھگڑے کا دیا ہے, بڑوں کا دیا ہے کہ بٹھاؤ سب کو مل کے, اس کو مناؤ, سمجھاؤ, اس کو ہدایت دو, اس کو سمجھاؤ, کاؤنسلنگ کرو. قتل کا مشورہ نہیں دیا نہ دین نے نہ دنیا نے, نہ قانون یہ کہتا ہے کہ جی اگر عورت یہ کام کرے اس کو قتل کر دو, اس کو فارغ کر دو. نہیں بن رہی نا, آخری حل ہے, فارغ کر دو. قتل پھر بھی جائز نہیں ہے. تو اگر اس نے آنر کلنگ میں آ کے یہ کام کیا, دیکھیں بھگتے گا نا, پرچہ ہو گیا, پولیس نے پکڑ لیا, باقی زندگی ذلیل, بچے الگ ذلیل, ماں چلے گئی. اب عورت کا کردار آ گیا یہاں پہ. بہت سے میرے دیکھنے والے اس پر مجھے تنقید بھی کریں گے, مجھے پتا ہے اس بات کا, لیکن میں نے یہ بات لازمی کرنی ہے. اور تنقید کرنے والی خواتین ہوں گی میجورٹی, مجھے اس بات کا بھی پتا ہے. آپ میرڈ ہیں, آپ کا شوہر ہے, آپ کے بچے ہیں, آپ کو دوسرے مرد کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی باہر والے مرد میں اور شوہر میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک سا بنایا ہر آدمی کو. آپ نے اس میں سے بچے پیدا کر لیے, ٹائم سپینڈ کیا, دکھ سکھ کا ساتھی رہا, پھر آپ اس سے ہٹ کے پھر باہر والے آدمی کے ساتھ لگ گئی ہیں, تو غلطی تو آپ کی ہے نا. آپ نے پوری نسل برباد کر دی, خاندان برباد کر دیا, اس آدمی کی پگڑی مٹی میں ملا دی جو کبھی اپنا کلا یوں سیدھا رکھتا تھا. تو فساد کی جڑ تو یہاں پہ عورت ہے نا. تو عورت کو ذرا برائے مہربانی آنکھیں کھول کے, دماغ کھول کے چلنا چاہیے, ماں باپ کو سمجھانا چاہیے. اور جب آپ بچے پیدا کر لیتی ہیں, آپ لوگ میچور ہو جاتی ہیں, پھر آپ لوگ کیوں بہک جاتی ہیں؟ اس بندے کا خیال کرو بھائی, جو سارا دن باہر دھکے ٹھڈے کھاتا ہے, گالیاں سنتا ہے, گالیاں دیتا ہے, اور لاتا ہے پیسے کما کے اپنی بیوی بچوں کے لیے. آپ اس کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ کتنا خوبصورت آدمی ہے جو سارا دن روزی روٹی کما کے گھر آتا ہے رات کو, آپ اسی کے ساتھ بے وفائی. آج کے دور میں موجودہ جو صورتحال ہے, یقین کریں سب سے مشکل کام روٹی کمانا ہے, اور پھر پیسے کما کے کسی کے منہ میں ڈالنا ہے. سب سے مشکل کام ہے. وہ کام آپ کا شوہر پہلے دن سے کر رہا ہے آپ کے لیے. یہ بات آپ کیسے بھول جاتی ہیں؟ اس کو خیال کیا کریں. تھینک یو.